नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का नया टॉपिक जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक सेल कैसे दो नई सेल में डिवाइड करती है। ठीक है, और इवन हम लोग सेल साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक सेल साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहला सवाल आता है कि भाई व्हाट इज सेल डिवीजन। ठीक है, कि सेल डिवीजन एक्चुअली में है क्या। देखिए, सेल एक्चुअली में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं, सेल्स अगर साइज में ग्रो कर रही हैं, ठीक है, सेल है न्यूली सेल, नई एक सेल है, ठीक सेल है, वो क्या करेंगे, साइज में ग्रो करेंगे। साइज में ग्रो करने के बाद ये दो नई सेल में डिवाइड कर जाती हैं और हम इसी को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरीके से समझते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपनी पूरी जिंदगी सिंगल सेल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सिंगल सेल से शुरुआत करते हैं, जाइगोट बनता है हमारा, राइट। तो सिंगल सेल है वो, जाइगोट इज अ सिंगल सेल से शुरुआत करते हैं। और लेकिन वही जाइगोट आगे चल के एक न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है ना, नए एक फीटस में कन्वर्ट होता है। जब तक यूट्रस में, तब तक हम फीटस कहते हैं, तो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब वो फीटस तो सिंगल सेल है नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो बना कैसे, ऑफ कोर्स भाई कोई एक सेल डिवाइड कर रही होगी, फिर वो सेल फिर डिवाइड कर रही है, फिर वो सेल फिर डिवाइड कर रही है, इसी तरीके से डिवाइड कर करके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, राइट। तो एक सिंगल सेल ही डिवाइड करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती है। ठीक है, और उसी सेल डिवीजन को हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए वही हमारा पॉइंट भी पहला कह रहा है। क्या हमारा पॉइंट पहला कहने की कोशिश कर रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म starts their life as a single cell, की अपनी लाइफ एज अ सिंगल सेल स्टार्ट करते हैं जाइगोट। ठीक है, जैसे सिंगल सेल जाइगोट से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सिंगल सेल से स्टार्ट करने के बाद वो डिवाइड कर करके देखिए ये डिवाइड क्या बनाया, ब्लास्टोमेयर बनाया, फिर वो डिवाइड करके क्या बनाया, डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाया। ठीक है, फिर एम्ब्रियो के बाद देखिए क्या बन गया, हमारा फीटस बन गया, राइट। तो ये बना कैसे, एक सिंगल सेल डिवाइड कर ली, मिलियन ऑफ सेल्स, न्यू सेल्स बनाई और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। वही हमारा पॉइंट कह रहा है कि सेल डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल to form a structure consisting millions of सेल, कि एक सिंगल सेल डिवाइड करके मिलियन ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मिलियन ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करती है। और ये जो सेल डिवीजन है ना, ये सेल डिवीजन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, सेल का है, और तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका भी है। मतलब कि ये ग्रोथ और डिवीजन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल एंड इंडीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स हो गया कि ये जो ये जो सेल डिवीजन है, हर एक सेल डिवीजन शो करेगी ही करेगी, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना है वो सेल डिवीजन करके ही बना है, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि व्हाई सेल डिवाइड्स, कि भाई सेल डिवाइड क्यों करता है, क्या जरूरत है सेल को डिवाइड करने की। ठीक है, देखिए सेल को डिवाइड करने का महज एक सबसे मेन, भाई सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट तो है ही है रीजन, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है उसका, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स। अब ये कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स होता क्या है, अच्छा कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स को हम लोग के और आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, ये है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है, वॉल्यूम का जो रेशियो है, उसी को हम लोग कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है, जैसे कि ये सिंगल सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, तो ये एक न्यूक्लियस इस सिंगल सेल को कमांड करने के लिए काफी है। मतलब एक न्यूक्लियस भाई इतने सेल में जितने भी ऑर्गेनली प्रेजेंट है उनको ये कमांड कर सकता है, उनको संभाल सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये सेल की साइज ग्रो करेगी, ये डेवलप्ड करेगा, तो
इसका जो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा और ये जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो रिमेन उतना ही रहेगा। इज इट राइट? न्यूक्लियस का वो जो वॉल्यूम है रिमेन उतना ही रहेगा। तो जब भाई, अब भाई पहले तो क्या था, ये जो न्यूक्लियस था इतने ही सिर्फ साइटोप्लाज्म को संभाल रहा था। जब जैसे ही इसके साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या न्यूक्लियस इन सबको संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। इनका मींस वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का रेशियो डिसबैलेंस हो गया, अलग हो गया, ठीक है, डिसबैलेंस हो गया। तो अब क्या करेगा, न्यूक्लियस भी अपने आप को दो पार्ट में विभाजित करना शुरू कर देगा। न्यूक्लियस भी क्या कर देगा, शुरू कर देगा अपने आप को दो पार्ट में तोड़ना, और फाइनली अपने आप को दो न्यूक्लियस की अपने जैसे ही साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा, न्यूक्लियस भी अपने कंटेंट को बढ़ाएगा, इंक्रीज, क्योंकि अब तो अकेला संभाल नहीं पाएगा ना, तब इसको एक और न्यूक्लियस की जरूरत है। तो ये साइटोप्लाज्मिक जो न्यूक्लियस है अपने न्यूक्लियोप्लाज्मिक को भी कंटेंट को बढ़ाएगा और दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा और बना ले। जैसे ही दो न्यूक्लियस बन जाएंगे तो भाई अब साइटोप्लाज्म को संभालने के लिए एक न्यूक्लियस काफी है, और उसके बाद धीरे से आगे चल के साइटोप्लाज्म क्या करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और बन जाएंगी हमारी दो न्यू सेल्स। तो इससे क्या शो होता है कि भाई ये जो कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, इनमें अगर इनका रेशियो बिगड़ता है, इनका रेशियो में डिस्टर्बेंस आती है, तो वो मेन रीजन है सेल को डिवाइड करने का, ठीक है। जैसे ही साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म का क्या होगा, रेशियो बढ़ेगा, न्यूक्लियस का कम हो जाएगा, तो ये कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो गया, और न्यूक्लियस को भी फर्दर फिर डिवाइड करना पड़ेगा, अकेला संभाल नहीं पा रहा है, डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बने और अब इनको कंट्रोल करेगा, फिर साइटोप्लाज्म अलग हो गया और दो नई सेल्स में डिवाइड कर गया, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का भाई ग्रोथ डेवलपमेंट रीजन है, लेकिन एक और मेन रीजन क्या है हमारा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल साइकिल, कि सेल साइकिल क्या होती है, ठीक है। देखिए सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल मीन्स हो गया कि एक जो सेल है जो डिवाइड करती है एक रिदमिक पैटर्न में और एक साइकिल में डिवाइड करती है, साइकिल बनी रहती है। सेल साइकिल इन द सेंस कि क्या होगा कि सेल जो डिवाइड कर रही है कंटिन्यूटी और रिदमिक पैटर्न में मेंटेन है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक, सेल कर रही है ग्रो करी, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि ग्रो करेगी, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा, तो फिर हमको न्यूक्लियस डिवाइड करना पड़ जाएगा। पहले तो सिंगल न्यूक्लियस था, ग्रोथ हुई, फिर उसके बाद धीरे से क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्मिक जब कंटेंट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना ही पड़ेगा। भाई क्या होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस भी डिवाइड करने लगेगा और फिर उसके बाद फाइनली ये क्या हो जाएगा, दो नए पार्ट में न्यू सेल्स में डेवलप कर जाएगा। अब भाई ये दो न्यू सेल्स बन गई, अब ये जो नई सेल्स बनी है, ठीक है, ये जो नई सेल्स बनी है ये फिर ग्रो करेगी, राइट। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि भाई एक ये हमारी सेल है, ठीक, सेल का कंटेंट बढ़ा, साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ा, फिर न्यूक्लियस ने डिवाइड किया। अच्छा, ये सारे वो स्टेजेस है जो अभी हम लोग आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप उसको कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है कि हाँ ये क्या है, कैसा है डायग्राम, इसको भी हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये पूरे डायग्रामेटिक ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। साइटोप्लाज्म में ये कंटेंट है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल्स हैं, उनको भी तो डबल होना पड़ेगा ना। तो ये सारे वो स्टेजेस है जिसमें वो डबल हो रहे हैं, और उसके बाद हमारा न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, उसके बाद हमारी नई सेल्स बन रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब ये नई सेल्स बन गई, ये वापस से साइज में ग्रो करेगी, राइट, साइज में ग्रो करेगी, फिर से इसका वही न्यूक्लियस। तो देखिए ये साइकिल एक रिदमिक पैटर्न में और कंटिन्यूटी मेंटेन है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेल साइकिल, कि एक नई सेल ग्रो करके और फिर डिवाइड कर जाती है, ग्रो करके डिवाइड करके फिर से न्यू सेल्स बन जाती है, और वो न्यू सेल्स फिर ग्रो करती है। तो ये पूरी एक साइकिल नहीं चल रही है, कि साइकिल में चल रहा है। तो एक सेल से, एक न्यूली फॉर्म्ड सेल से वापस से दो नई सेल बनाने तक की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वन सेल साइकिल। क्या कहते हैं, वन सेल साइकिल, ठीक है। चलिए हम अपने पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं कि हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, कि अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर रही है और सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ
अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, सेल के अंदर जो बाकी चीजें हैं उनको भी क्या कर रही है, सिंथेसाइज कर रही है, और एंड eventually divides into two daughter cells in is termed as cell cycle। ठीक, वही हमारा पॉइंट भी बोल रहा है कि एक सेल क्या करेगा, अपने ही कंटेंट जितना भी है ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद अपने कंटेंट को डबल करेगा, डुप्लीकेट करेगा, और फिर वो दो नई सेल्स में विभाजित हो जाएगा, और उतने पूरे पार्ट को हम लोग, उतना पूरा जो फेज है उसको कहेंगे वन सेल साइकिल, और उसमें जो टाइम लगेगा उसको हम लोग वन जनरेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, और ये जितना भी, और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑल दीज इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल मतलब ये सारा का सारा किसके किसके कंट्रोल में है, न्यूक्लियस के कंट्रोल में है भाई, हमारे किसके, न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। ठीक है, क्लियर, ये हो गया हमारा सेल साइकिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल, किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, अब ये जो देखिए, अभी हमने देखा कि ये जो टाइम है, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एक सेल साइकिल किसको कहते हैं, इवन जनरेशन टाइम भी हमने देखा कि किसको कहते हैं। तो ये जो एक सेल है, ठीक है, दो नई सेल में टूट रही है, दो नई सेल, एक सेल से दो नई सेल्स जो बन रही हैं, ठीक है, वो जो उसमें भी टाइम जो लग रहा है, ठीक है, वो जो टाइम लगता है ना, वो सेल टू सेल वेरी करता है, इवन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है। मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये सेल को डिवाइड करने का टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग में जनरली ये अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लेता है एक सेल डिवाइड करने के लिए। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में से जो ह्यूमन सेल्स है ना, ह्यूमन सेल्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लेती है एक सेल को डिवाइड करने के लिए। वहीं हम ईस्ट की बात कर लेते हैं तो ये भी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स लेती है डिवाइड करने में एक न्यू सेल मतलब एक सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए 90 मिनट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कह रहा है कि जो ये टाइम पीरियड होता है ना, वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और एज वेल एज सेल टू सेल, कि सेल किस प्रकार का है। मान लो लीवर की सेल्स है तो उसमें अलग होगा, ठीक है, किडनी की सेल्स है तो उनका टाइम पीरियड अलग होगा, तो सबका टाइम पीरियड जो होता है वो अलग होता है। बट अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सारे सेल के अप्रॉक्स 24 आवर्स रहते हैं। ठीक है, वही हमारा पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, टाइम पीरियड ऑफ अ सेल साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ सेल साइकिल इज वेरीड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, भाई वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप्स टू सेल टाइप। ठीक है, एक सेल के प्रकार और दूसरे सेल के प्रकार में भी अलग अलग तरीके की टाइप की सेल्स में भी टाइम वेरी करेगा, वो हमने एग्जांपल भी देख लिया। ठीक, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो सेल साइकिल है, ये 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। ठीक है, कितने स्टेज में, 2 स्टेजेस में ये सेल साइकिल कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेज होगा इंटरफेस, और दूसरा फेज जिसको हम लोग डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं और एम फेज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंटरफेस में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके के बदलाव होते हैं, और सेल में क्या क्या चेंजेस आती है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सेल को डिवाइड करने के लिए, और क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर से हम लोग थोड़ा सा रफली देख लेते हैं कि अगर एक सेल है तो ठीक है, जो सेल डिवाइड करती है वो दो स्टेज होगी। ठीक है, जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल 2 स्टेज में होगी, एक हो गया इंटरफेस, एक हो गया क्या, इंटरफेस, और दूसरा क्या हो गया, एम फेज, जिसको हम लोग डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, एम फेज और डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेस के बारे में, और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि दिस फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, कह रहा है कि 2 एम फेज के बीच का जो फेज है उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। देखिए कैसे, चलिए इसको देखते हैं। ठीक, मान लेते हैं एक नई सेल है, ठीक, न्यू सेल है, ठीक, नई सेल है, वो साइज में क्या करेगी, ये साइज में ग्रो करेगी, राइट, साइज में ग्रो किया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसका बढ़ा, फिर उसके बाद ये क्या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ा, और ये क्या करेगा, 2 भागों में, 2 नई सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, राइट, 2 नई सेल्स में 2
नई सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, राइट, दो नई सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। अब हम इस सेल्स को फिर से देखते हैं, ये सेल्स है, ये वापस से ये क्या करेगी, ये साइज में ग्रो करेगी, ये सेल्स वापस से ये साइज में ग्रो करेगी, और इसमें भी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बड़े घटेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये दो नई सेल्स में डिवाइड कर गई, ठीक। तो अब हम देखते हैं जरा, ठीक है, ये क्या होगा, साइज में ग्रो कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज। यहां दो सेल डिवाइड कर रही है। अभी हमने पढ़ा कि सेल साइकिल दो स्टेजेस में होगा, एक होगा इंटरफेस, एक होगा एम फेज। एम फेज को डिवाइडिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली में सेल वहीं पर डिवाइड कर रही है, ठीक। तो जहां यहां डिवाइड कर रही है तो हम ये फेज कौन सा बोलेंगे, एम फेज बोलेंगे, ठीक। अब फिर से देखिए, ये जो नई सेल बनी है, फिर से ये जो नई सेल है ये साइज में ग्रो करेगी, और ये साइज में जो इसकी ग्रोथ होती है तो वो इंटरफेज में होता है, तो हम इसको इंटरफेज कहेंगे। फिर फाइनली ये डिवाइड कर रही है और ये एम फेज। तो देखिए, जो इंटरफेस है दो एम फेज के बीच का फेज है, ठीक है। दो एम फेज के बीच में क्या आ रहा है, इंटरफेस। क्या आ रहा है, इंटरफेस। तो दो एम फेज के बीच का फेज है क्या, इंटरफेस, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इंटरफेस के पॉइंट को, ठीक है। इंटरफेज में एक्चुअली में क्या होता है, देखिए इंटरफेज में क्या होता है, सेल की साइज ग्रो करती है, सेल उन सारी चीज को सिंथेसाइज करता है। देखिए इंटरफेज के बाद आएगा हमारा एम फेज, ठीक। एम फेज में एक्चुअली में सेल हो रही है डिवाइड, लेकिन भाई डिवाइड करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें उपलब्ध कहाँ होंगी, इंटरफेज में। वही इंटरफेज में वो सारी चीजें बनेंगी, वो सारी चीजें आएंगी जो कि एक्चुअली में एम फेज के लिए जरूरत रहेगी, ठीक है। तो जीवन फेज में क्या हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है अपनी साइज में, ठीक। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक न्यू सेल्स थी, अपनी साइज में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, साइज में ग्रो कर रहा है। ये कहाँ, ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, इंटरफेज में हो रहा है। और प्रिपेयर करता है खुद को, प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। भाई अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि वो फिर से डिवाइड कर सके। यही हो रहा था ना, ये तो खुद ही न्यू डिवाइड होके आया था, तो फिर से डिवाइड कर सके, प्रिपेयर करता है। सो इसीलिए दिस फेज इज मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल की सबसे ज्यादा एक्टिव फेज होती है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो भाई यही हो रहा है, जितनी चीजों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो सारा पूरी कहाँ हो रही है, इंटरफेज में हो रही है, ठीक है। इसीलिए इसको मोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। अच्छा, ये एक और बात कि ये जो जितना भी काम यहाँ पर होता है वो हम माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते, ठीक है, ये सारा काम नॉट विजिबल। भाई ये सारी चीजें हम माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर ये विजिबल नहीं होती है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट इसको इसीलिए सम साइंटिस्ट टर्म्ड दिस एज रेस्टिंग फेज। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जितना भी इवेंट्स हो रहा है हम माइक्रोस्कोप में इसको नहीं देख पाते, इसीलिए कुछ साइंटिस्ट इनको इंटरफेस को क्या कहते हैं, एज अ रेस्टिंग फेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे मोस्ट एक्टिव, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव फेज यही है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा काम यहीं पर हो रहा है। इसीलिए अगर आप जैसे कि ह्यूमन बीइंग का जो सेल अभी देखा आपने, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लग रहा है डिवाइड करने में, उनमें में भी 24 आवर्स में कम से कम 23 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 23 आवर्स तो इंटरफेज ही लेता है डिवाइड चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। और बचा हुआ 1 आवर लेता है एम फेज लेता है सेल को डिवाइड करने के लिए। सोचिए, इसी वजह से इसको मोस्ट एक्टिव फेज कहा जाता है। सबसे ज्यादा काम तो यही इंटरफेस करता है, ठीक है। और इसीलिए बोला था कि 95% टाइम जो लेता है वो कौन लेता है, इंटरफेस लेता है, ग्रोथ शो करने के लिए, चीज डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए, ठीक है। और एम फेज तो डिवाइड करने के लिए सिर्फ 5%, अप्रोक्सीमेटली 5% लेता है सेल को डिवाइड करने के लिए, ठीक। वही हमारा देखिए अगला पॉइंट भी बोल रहा है कि सेल डिवीजन लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, बट
but interphase last more than 95% of duration of cell cycle. सेल साइकिल की में जितना समय लग रहा है उसमें से 95% तो पूरा का पूरा समय इंटरफेज लेता है और बचा हुआ एम फेज लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव फेज इंटरफेस और सबसे ज्यादा काम इंटरफेज में ही हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ सेल दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो हमारा इंटरफेज है ना, इंटरफेस एक्चुअली में ये इंटरफेस वापस से फिर से डिवाइडेड है सब स्टेजेस में। ठीक है, फिर से डिवाइडेड है सब स्टेजेस पे। तो इंटरफेस डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर स्टेजेस। ठीक है, फिर से 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। उसका नाम है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, क्या नाम है? G1 फेज। G1 को हम लोग क्या बोलते हैं? G स्टैंड्स फॉर गैप 1, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस एंड G स्टैंड्स, इसमें भी G2 बोल रहा है, यहाँ पे भी G क्या है? गैप ही है। G स्टैंड्स फॉर गैप 2। ठीक है, गैप 1 फेज, S फेज और गैप 2। अच्छा, ये सीक्वेंस भी यही फॉलो रहेगा। ठीक है, ये मत करिएगा कि G1 पहले G2 पहले, 1 2 है तो 1 2 फिर S। ठीक है, ऐसा भी नहीं करिएगा, सीक्वेंस यही फॉलो होगा। ठीक है, पहले G1 होगा, फिर S फेज होगा, फिर G2 फेज होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस भी अपने आप में कुछ बातें कह रहा है, इसको भी हम लोग एक एक जगह भी डिस्कस करेंगे तो वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, ये आप साइकिल देख रहे हैं, साइकिल देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरी 1 सेल साइकिल है कि एक सेल देखिए 2 सेल में डिवाइड हो गई है, फिर से ये सेल एंटर करेगी G1 में और ये भी सेल्स अगले G1 में एंटर करेगी। ठीक है, यहाँ पे अगला G1 एंटर करेगी, वो साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक, तो देखिए ये क्या हो रहा है? G1 है, इंटरफेज है, ये पूरा इंटरफेज है। ठीक, ये पूरा क्या है? ये पूरा इंटरफेज है। यहां तक पूरा क्या है? इंटरफेज है। इंटरफेज भी 3 सब फेज स्टेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, G1, ठीक है, G1, S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1 में यहाँ पर सेल की साइज ग्रोथ कर रही है। S में क्या होता है? ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। डीएनए रिप्लिकेशन करके डबल हो जाता है डीएनए का कंटेंट। उसके बाद G2 फेज में आते हैं तो ग्रोथ एंड फाइनल प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करने के लिए जो फाइनल, मतलब जिन प्रोटीन की, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की और भी जो जरूरत होती है वो हमारा G2 फेज में, G2 स्टेज में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल G2 जैसे ही आएगा G2 तक, अब सेल रेडी हो गई है 2 भागों में, 2 नई सेल्स में डिवाइड करने के लिए, तो वो एंटर करेगी M फेज में। ठीक, तो M फेज तो अभी हमें डिस्कस करना नहीं, अभी हम इंटरफेज देख रहे हैं तो अभी हम इंटरफेज पर ही देखेंगे। M फेज भी और भी डिटेल में है, आप देख रहे होगे यहाँ पर M फेज में लिखा हुआ है प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इसको जब हम M फेज डिस्कस करेंगे ना, तब वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ये कैसा स्टेजेस है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग G2 स्टेज तक देखते हैं। G1, S, G2 इंटरफेस फर्दर 3 भागों में डिवाइडेड है। और M फेज कंप्लीट करने के बाद फिर से जो 2 नई सेल्स बनी हैं वो फिर से सेल्स साइकिल कंटिन्यू करेंगी। फिर यहाँ G1 होगा, S होगा, G2 होगा, G1 होगा, S होगा, G2 होगा। ये साइकिलिंग इस तरीके से मेंटेन रहेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब क्या देखेंगे? G1 फेज के बारे में, जिसको हम लोग गैप 1 बोलते हैं और प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं। कि देखिए G1 के बाद ऐसे, जैसे अभी हमने देखा कि G1 के बाद S फेज आता है। S फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है, डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो उससे पहले का ये स्टेज है, इसीलिए हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। ठीक है, अब इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होती है। ठीक है, वही हमारा पॉइंट कह रहा है कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो, कि कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी और मेटाबॉलिकली अगर एक्टिव है तो कॉमन सी बात है वो कंटिन्यूअसली तो ग्रो करेगी ही ना। ठीक है, कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी। अच्छा, इसमें जितना भी है अगर ये ग्रो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल है, ठीक है, सेल कंटिन्यूअस मेटाबॉलिकली एकदम एक्टिव है तो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो फिर इसका साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी तो बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा ना। साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा तो इट मींस इन साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली पाए जाते हैं वो भी इंक्रीज होंगे, उनके भी नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, वो भी इंक्रीज होंगे।
ठीक, वही हमारा सेकंड पॉइंट भी कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली इंक्रीजेस इन सेल, कि सेल के अंदर उनका नंबर बढ़ जाता है, एंड सेल रैपिडली सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, कि भाई सेल के ऑर्गेनली उनका नंबर भी बढ़ जाता है और बहुत ही तेजी से ये जो सेल्स होती हैं वो आरएनए और प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, अलग अलग प्रकार के आरएनए अलग अलग प्रकार के प्रोटीन को सिंथेसाइज करती हैं, ठीक है, सिंथेसाइज करती हैं। और तो और सारे के सारे प्रोटीन वोटीन सब कुछ अवेलेबल है इनके पास। जब सब कुछ अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, नया प्रोटोप्लाज्म भी बना लेगा, ठीक है, वही पॉइंट बोल रहा है हमारा कि ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, की प्रोटीन अवेलेबल है, सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म टेक प्लेस, सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म टेक प्लेस इन सेल। सब कुछ जब उपलब्ध ही है, सब कुछ उपलब्ध है, तो प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए जितनी चीजें चाहिए सब कुछ उपलब्ध है, तो सब भाई तो लगे हाथ प्रोटोप्लाज्म भी बन जाएगा इसमें, ठीक। उसके बाद सेल, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर भाई सेल जो ग्रो कर गई अपनी मैक्सिमम ग्रोथ एक्वायर कर ले रही है, ठीक, कि हाँ सेल ग्रो मैक्सिमम इन जीवन स्टेज, जितना ग्रोथ करना था उसको मैक्सिमम ग्रोथ इसकी जीवन फेज में कंप्लीट हो जाती है, जीवन स्टेज में, ठीक। चलिए इसके बाद आएगा हमारा क्या, एस फेज। कौन सा आएगा, एस फेज, जिसको हम लोग डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया। डीएनए सिंथेसिस फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वो फेज है जहां पर डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, हेंस एस फेज को हम लोग डीएनए सिंथेसिस फेज कहेंगे, ठीक है। इस फेज में क्या हो रहा है, जो डीएनए है डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन टेक प्लेस कहां पर होगा, वो एस फेज में होगा, ठीक है। अब एस फेज में भाई जितना भी मान लेते हैं हम पहले जितना भी डीएनए का कंटेंट था हम उसको बोलते थे कि भाई उसमें डीएनए का कंटेंट हम लोग 2C से डिनोट करते हैं, पहले जितना भी कंटेंट था 2C से, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है, और डीएनए का जो कंटेंट है, ठीक, वो कितना है 2C यहाँ पर है, ठीक है। और कितने क्रोमैटिड प्रेजेंट है यहाँ पर, एक क्रोमैटिड है, ठीक, एक क्रोमैटिड है। जैसे ही सेल यहाँ पर, ये क्या है, बिफोर रिप्लिकेशन है, ये क्रोमोसोम कैसा है, बिफोर रिप्लिकेशन, मतलब रिप्लिकेशन होने से पहले का क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है। जैसे ही रिप्लिकेशन होगा मींस डीएनए का कंटेंट अब डबल हो जाएगा। याद रखिएगा मैं फिर बोल रही हूँ, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, ना कि मैं बोल रही हूँ कि क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम है, पहले इसमें एक क्रोमैटिड था, डीएनए का कंटेंट 2C था, जैसे ही डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा तो यहाँ पर जो डीएनए का कंटेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। और क्रोमैटिड कितने आपको देखने को मिलेंगे, 2 क्रोमैटिड देखने को मिलेंगे, 2 क्रोमैटिड्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहले एक क्रोमैटिड, और जैसे ही ये, ठीक है, इसका कंटेंट डबल हुआ, डीएनए सिंथेसाइज हुआ, कंटेंट डबल हुआ, 2 क्रोमैटिड आपको देखने को मिलेगा, ये एक, उसके बाद ये 2, लेकिन हाँ 2 क्रोमैटिड देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म, ठीक है। डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, 2 क्रोमैटिड हो गया, लेकिन स्टिल क्रोमोसोम एक है। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि जो सेंट्रोमेयर है यहाँ पर ना, सेंट्रोमेयर जिससे ये दोनों आर्म्स अटैच्ड है, ये सेंट्रोमेयर स्टिल एक ही है, अभी 2 सेंट्रोमेयर बना ही नहीं। तो जब 2 सेंट्रोमेयर नहीं है, एक ही सेंट्रोमेयर, तो हम तो उसको एक ही क्रोमोसोम मानेंगे ना, भले ही क्यों ना कंटेंट डबल हो जाए, ठीक है। तो स्टिल अभी भी ये क्रोमोसोम ही है, लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अब बदल गया है आफ्टर रिप्लिकेशन, ठीक है। रिप्लिकेशन के पहले क्रोमोसोम का आपका स्ट्रक्चर 1 क्रोमैटिड वाला था, लेकिन रिप्लिकेशन के बाद का जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो 2 क्रोमैटिड वाला हो जाएगा। व्हाट इट वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, कि हर एक सेल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा वो डबल हो जाएगा इफ द इनिशियल अमाउंट डीएनए, अगर इनिशियल पहले का जो डीएनए का अमाउंट था अगर हम 2C से डिनोट कर रहे हैं, देन इट इंक्रीजेस टू 4C, वो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले देखा कि भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, बट क्रोमोसोम स्टिल सेम है, वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि बट देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। इफ सेल्स हैव डिप्लॉयड, ठीक है, सेल्स अगर डिप्लॉयड 2n है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर
2n है, ठीक है। तो एट G1 इवन आफ्टर S फेज, G1 के बाद भी G2n था, लेकिन S फेज के बाद भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा स्टिल 2n ही रहेगा। नंबर ऑफ S फेज क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, दैट इज 2n का 2n ही रहेगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डीएनए ठीक है 2C से हो जाएगा 4C, ठीक, क्या हो जाएगा 2C से 4C हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए रिप्लिकेशन बिगिंस इन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में डीएनए रिप्लिकेशन होने लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारी कहानी तो न्यूक्लियस की थी। लेकिन एंड द सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल में आपने एक सेल ऑर्गेनेल का नाम सुना होगा, सेंट्रोजोम, जो कि सेंट्रियोल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो उसका डुप्लीकेशन कहाँ हो जाता है, उसका डुप्लीकेशन आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, यही सेंट्रियोल्स आगे चल के सेल डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, ठीक है, उसको हम अभी आगे देखेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं G2 फेज की बारी। ये तो हो गया S फेज की कहानी की S फेज में क्या क्या होता था। अब नेक्स्ट बात आती है G2 फेज, जिसको हम लोग गैप 2 भी बोलते हैं और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं, क्योंकि डीएनए के सिंथेसाइज होने के बाद की ये फेज है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें तो सेल फाइनली प्रिपेयर हो चुकी है, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितनी भी एसेंशियल प्रोटीन की और भी जरूरत है वो भी मेन सिंथेसाइज होती है कहाँ, G2 फेज में। जो मेन सिंथेसिस है ना, जो मेन प्रोटीन जिसकी एक्चुअली नीड है, वो हमारा फाइनल टच देता है कहाँ, G2 फेज, जिसकी प्रोटीन की हमें जरूरत होती है। मतलब कौन सी, एग्जांपल ट्यूबुलिन प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, ये स्पिंडल फाइबर्स आगे चल के, ये स्पिंडल फाइबर्स ही अभी हम लोगों ने अच्छा डायग्राम देखा था, तो क्रोमोसोम का ये एक क्रोमैटिड वाला देखा था, ये 2 क्रोमैटिड वाला डायग्राम देखा हम लोगों ने, और इसमें हम लोगों ने देखा क्या कि भाई इसमें सेंट्रोमेयर है स्टिल अभी एक है, तो स्टिल अभी एक है। जब तक ये सेंट्रोमेयर टूटेगा नहीं ना, तब तक के लिए क्रोमोसोम भाई डबल, तब तक क्रोमोसोम हम स्टिल उसको सिंगल क्रोमोसोम ही बोलेंगे। तो सेंट्रोमेयर को तोड़ने का काम, सेंट्रोमेयर को तोड़ के इसको 2 अलग अलग क्रोमोसोम बनाने का काम ही क्या है, कौन करता है, स्पिंडल फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत होती है वो बनती हमारी कहाँ है, G2 फेज में, जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। वेरी वेरी IMP, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइनल प्रिपरेशन फॉर M फेज के लिए जो फाइनल प्रिपरेशन होती है वो कहाँ हो रही है, G2 फेज में हो रही है, अकरिंग ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि स्पेशल मटेरियल रिक्वायर फॉर M फेज आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज, कि सिंथेसाइज कहाँ होता है, G2 फेज में। एग्जांपल कौन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, G2 फेज। चलिए अब हम लोग एक और है G0 या G0 फेज। अच्छा, कई ऐसी सेल्स होती हैं, ठीक है, कई ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है, जो आगे चल के डिवाइड नहीं करती हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी डिवाइड करती है, ऐसे बार बार डिवाइड नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स हो गई, ठीक है, हार्ट सेल्स हो गई, नर्व सेल्स हो गई, ये जैसे ही अपना एडल्ट होती हैं ये डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है, जब इनको जरूरत पड़ती है तब डिवाइड करती है। तो ऐसी सेल्स जो डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, ग्रोथ के बाद, तो वो किस में चली जाती है, G0 या G0 फेज में चली जाती है, ठीक है। कहाँ चली जाती है, जो कि G0 या G0 फेज, जो कि कैसा है, इनएक्टिव स्टेज है, क्या है, इनएक्टिव स्टेज। वही हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है कि सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स, ठीक है, डू नॉट अपीयर टू एग्जिस्ट डिवीजन, ठीक है, वो डिवीजन नहीं करती हैं, ठीक है, डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल कौन, हार्ट सेल्स एंड नर्व सेल्स, ठीक है, दे डिवाइड ओकेशनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स, ठीक है। अगर इनको जरूरत पड़ रही है भाई तभी ये डिवाइड करेंगे, जैसे हार्ट की सेल्स, भाई जरूरत पड़ रही है तभी वो डिवाइड करेगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं करेगी, कभी कभी डिवाइड करेगी, ओकेशनली डिवाइड करेगी, ठीक है।
और ये जब अगर जो डिवाइड नहीं करते हैं भाई, तब ये कहाँ जाएंगे, कंटिन्यूटी तो मेंटेन कर नहीं रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, जी नॉट में चले जा रहे हैं। जैसे देखिए जीवन है, ठीक है, ये अब एम फेज से गुजरे, अब इनको कोई जरूरत नहीं है डिवाइड करने की। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जी नॉट है ना, जी नॉट या जी जीरो फेज जीवन के पहले भी आ सकता है और जीवन के बाद भी आ सकता है। ये डिपेंड कि अब मान लीजिए कोई सेल है, साइज में ग्रो कर गई और उसके बाद वो सोचे कि जो कोई सेल है जीवन फेज में एंटर करी और उसने सोचा कि हाँ भाई हमको सेल डिवाइड करना है, जीवन में एंटर किया, और उसके बाद कंडीशन ऐसी है कि भाई अब हमें डिवाइड नहीं करना है, तो वो वहीं से टर्मिनेट हो जाएगी, कहाँ पे, जी जीरो में चली जाएगी, और जो कि इनएक्टिव स्टेज है, जी जीरो में चली जाएगी। और भाई कई सेल्स होती है जो डायरेक्टली एम फेज के बाद जी जीरो फेज में चली जाती है, ठीक है, जी जीरो फेज में चली जाती है, वो कैसा है, इनएक्टिव स्टेज है। और इसी जी जीरो स्टेज को और जी नॉट स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं सेल साइकिल का, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं सेल साइकिल का, ठीक है। देखिए पॉइंट में हमारा वही कह रहा है कि दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट, कौन सी सेल्स, हार्ट सेल, कई सेल्स जैसे हार्ट सेल, नर्व सेल, ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहे, डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये क्या करेंगी, एग्जिट जीवन फेज को छोड़ देंगी और एंटर करेंगी, टू एंटर इनएक्टिव, एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर करेंगी जिसका नाम है क्यूसेंट स्टेज, और जिसको हम लोग जी नॉट से डिनोट करते हैं, जी जीरो से, ठीक है, सेल साइकिल का, ठीक। ये कैसी होती है, अब ये जो सेल्स होती है ना, ऐसा नहीं है कि ये सेल्स कोई काम नहीं कर रही है, जी नॉट में चली गई है तो कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं है, इनको बैठी हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, हाँ डिवाइड तो नहीं करेंगी बट ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, क्या होती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं। और अगर मान लीजिए मेटाबॉलिकली एक्टिव है और इसी सेल को मान लीजिए फिर से डिवाइड करना है, तो वापस से ये जीवन स्टेज से कंटिन्यू करके एस फेज में चला जाएगा, ठीक है। वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि सेल इन दिस स्टेज रीमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव इन द सेंस काम तो करेगा बट नो लॉन्गर डिवाइड्स, मतलब डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, अनलेस, कब तक नहीं डिवाइड करेंगे, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर जरूरत नहीं है तो डिवाइड नहीं करेंगे, और अगर जरूरत होगी तो वो फिर से जी नॉट से जीवन को कंटिन्यू करेंगे, फिर एस से कंटिन्यू करके सेल को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। ये तो हो गया हमारा इंटरफेस का। चलिए हम लोग पूरा कलेक्टिवली देख लेते हैं। देखिए जीवन फेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो सेल साइकिल है दो पार्ट में होता है, एक इंटरफेज होगा और एक एम फेज होगा, ठीक है। इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड था 3 पार्ट में, G1, S और G2, राइट। तो हम लोग G1 से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए ये नई सेल है, ठीक है, ग्रो करेगी, ठीक है, ग्रो किया, उसके बाद ग्रो कर लिया, साइज में एकदम ग्रो कर गया, फिर उसके बाद इसमें डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन स्टिल सेल कैसा है इसके स्टिल क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है, बस डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है, एस फेज हो गया। फिर G2 फेज में आएगा, G2 फेज में हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाएगी, और उसके बाद अब सेल रेडी है डिवाइड करने के लिए। 23 घंटे का सफर कंप्लीट होता है इंटरफेज में कि 23 आवर्स में जितना सेल ग्रो किया, डुप्लीकेट करके डिवाइड किया। लेकिन अगर मान लीजिए सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो यहीं से टर्मिनेट कर जाएगी G0 फेज में, G0 फेज में, ठीक। ये तो हो गया आज हम लोगों का इंटरफेस के बारे में। हम लोगों ने इंटरफेस को डिटेल में डिस्कस किया कि इंटरफेस में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं सेल में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहा है, अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है, तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पर्सनली करेक्ट करना है तो टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे और अपने डाउट को भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प करिए पढ़ने में, और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।